हेलो एंड नमस्कार साथियों, विन बीपीएससी पे मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी जीएस पॉइंटर यानी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्राचीन भारत का इतिहास। आज हम लोग करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो ये प्रश्न है आपको बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया ही प्रश्न को शामिल किया गया है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास में पहला चैप्टर है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी प्रथम अख्ता प्रदान किया था। दूसरा है मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ था। कब हुआ था? 1178 ईस्वी में। गुजरात के चालुक्य के शासक था भीम द्वितीय नाम याद रखेंगे। उसने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह से पराजित किया था। बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? बख्तियार खिलजी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। कब करता है दोस्तों? तो 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो एक मस्जिद है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? यह इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। इसके निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था, लेकिन यह पूरा किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इल्तुतमिश का साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। मलिक जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन दिल्ली सुल्तान था जो रक्त और लौ की नीति अपनाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में फारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत की थी। यह बलबन द्वारा शुरू किया गया था नौरोज़ त्यौहार को मनाना। आगे बढ़ते हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में शब्द कहे थे तो जियाउद्दीन बर्नी ने बलबन के बारे में कहा था कि राजत्व और उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। तुगलक खान ने विद्रोह किया था। बलबन के समय तुगलक खान का विद्रोह होता है। अब आते हैं दोस्तों खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना कौन करता है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? जफर खां इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से प्रचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह सब इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव ने कहा था अलाउद्दीन के बारे में। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनका पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह थे। चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव थे। नेक्स्ट है, इस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। इस सुल्तान ने जमीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। आधा अर्थात 1/2 फसल का नपाई करके उसका आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ किया था सल्तनत काल में। नेक्स्ट है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इसका सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन में से खलीफा की शक्ति का विरोध उपयुक्त में से कोई नहीं किया। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है तुगलक और लोधी वंश से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी द्वारा, इसे भी देख लेते हैं। कश्मीर घाटी का अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाचक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उनकी कब्र कहाँ है, दफन कहाँ है? वो तो नालंदा में। कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाचक था जिसे अकबर द्वारा बिहार में भेज दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था। उनकी दफन कहाँ पे दफन है? नालंदा जिला में दफन है। इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया। इस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। FST के दरबार में कहा जाता है कि FST के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के इस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया। इसका भी उत्तर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों को बनाने और रख रखाव के खर्चे काश्तकारों द्वारा वहन किए जाते थे। वह वेनिस का यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा निकोलो डी कोंटी इटली का यात्री था और 1420 के आसपास देवराय प्रथम के काल में विजयनगर पहुंचा था। वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा तुगलक राजवंश जो था दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा समय तक शासन किया था। कब से कब तक तुगलक का शासन रहता है तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तुगलक वंश का शासन होता है 1320 से लेके
ईस्वी तक तुगलकों का शासन रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद गोरी और शेरशाह सूरी में से इस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। सही उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक फलों की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए उपाय किए थे। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। तैमूर के आक्रमण के बाद से भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया था और यह तैमूर का सेनापति था। चलिए नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने एक नया नगर बसाया जहां अब आगरा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। लोदी वंश के शासक था सिकंदर लोदी। इसी ने आगरा नाम के एक नवीन शहर की स्थापना किया था 1504 ईस्वी में। इसे भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरियर और बुक्का। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी, 1336। और इस समय दिल्ली सल्तनत के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत पे उस समय बेटी मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों को गोवा से छीना। हरियर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीना था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा के युद्ध में राजा कृष्णदेव राय ने कुली कुतुब शाह के साथ युद्ध किया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के इस राजा के शासन में आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक आया था। कब आया था दोस्तों? तो इसके ईयर भी याद रखेंगे। अब्दुल रज्जाक लगभग 1442 ईस्वी में आया था देवराय द्वितीय के समय। विजयनगर के महानतम शासक था कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक थे। 1565 में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध के बाद से ऐसा माना जाता है विजयनगर साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थे। किस मशहूर राजा ने नांगलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया? कृष्णदेव राय वो शासक थे जिन्होंने अपनी मां के नाम पर नांगलपुरम नगर की स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? यह हम्पी में मिलता है। हम्पी जो तुंगभद्रा नदी के पास में थी, वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है। तोलकाप्पियम का संबंध द्वितीय संगम काल से है। दिल्ली सल्तनत में प्रशासन से जुड़े हुए प्रश्न देख लेते हैं। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। दीवाने अर्ज रक्षा विभाग से संबंधित था। निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। खराज, उष्ण और मुक्ताई, ये दोनों भूमि उत्पाद पर कर को इंगित करता है। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से जवाबित का संबंध है। सल्तनत काल में सिक्के, टका, ससगनी और जितल चांदी और तांबा धातुओं के थे। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में कला, स्थापत्य और साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ। 12वीं शताब्दी से कागज का प्रारंभ हुआ था। संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, स्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। यह किसने कहा था? तो यह जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है, तो दक्षिण प्रवेश द्वार बनता है। तबकात नासिरी के लेखक थे मिनाज उज सिराज थे। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकात नासिर से प्राप्त होता है, जिसके लेखक मिनाज उज सिराज थे। नेक्स्ट है, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत इस रूप में जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा रिहल्ला। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता रिहल्ला नाम की पुस्तक लिखा था। बहमनी राज के संस्थापक अलाउद्दीन हसन थे। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? सही उत्तर हो जाएगा गांव के सरपंच के लिए दो शब्द यूज किए जाते थे, मुकद्दम या चौधरी। फुतवात ए आलमगिरी किसने लिखी है? ईश्वरदास नागर द्वारा फुतवात ए आलमगिरी लिखी गई है। यह प्रश्न 69 पीपीएससी से पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भक्ति और सूफी आंदोलन। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उस भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। यानी तत्कालीन जो आम जन की भाषा थी उसी में उन्होंने उसी भाषा को अपना लिया था भक्ति को प्रसार करने के लिए। इस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी वो शासक था जिससे निजामुद्दीन औलिया मिलना नहीं चाहते थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? सोहरावर्दी संप्रदाय से शेख बहाउद्दीन जकारिया का संबंध था। बारहमासा की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने बारहमासा की रचना की थी। इसके अलावा एक पद्मावत भी है जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया था उत्तर भारत में नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट है, सही मिलान नहीं है। सगुन किसी भी रूप में मूर्ति पूजा से घृणा करते थे। सगुन मूर्ति पूजा से घृणा नहीं करते हैं, यह कथन मिलान गलत है। नेक्स्ट है, मुगल वंश यानी बाबर से प्रारंभ होता है मुगल वंश। तो स्टार्ट करते हैं मुगल वंश से पूछे गए प्रश्न। पानीपत के युद्ध में बाबर का जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता और तुलगमा युद्ध नीति ने पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत दिलाई थी 1526 ईस्वी में। इसके बाद से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना होती है। नेक्स्ट, तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने स्थापना किया था। भारत में बाबर के अफगान आगमन के कारण थे।
आगमन के कारण क्या हुआ था, कारण नहीं पूछा गया है। आगमन के कारण क्या हुआ था, तो प्रदेश में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। यह दोनों कथन सही है। हुमायूं और शेरशाह, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम है, तो देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, यह हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था, चौसा का युद्ध लड़ा गया था। इस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। शेरशाह सूरी वो शासक था जो पहले हजरत आला की उपाधि धारण करता है और बाद में सुल्तान शेरशाह सूरी भी कहलाता है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और नूरनिसा बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। सही उत्तर हो जाएगा हाजी बेगम। हाजी बेगम इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा स्थित है, यह सासाराम में स्थित है। किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 या 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर शाह और इस्लाम शाह। सिकंदर शाह और इस्लाम शाह अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की टुकड़ियों में विभाजित किया था। अकबर से कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे, तो यह हकीम खां थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां थे। बहलोल लोधी, शेरशाह, हुमायूं और अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का हुआ मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया था, तो अकबर था। अकबर ने लगभग 1556 से 1605 ईस्वी तक दिल्ली में शासन किया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यकाल भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के इस सम्राट के बारे में कहा है। अकबर के बारे में यह कथन है, इसे दोबारा पढ़ लेंगे लोग। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, यह अकबर की उपज थी। जब्ती प्रणाली। दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, दीन-ए इलाही अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसकी स्थापना कब किया गया था दीन-ए इलाही का, तो 1582 ईस्वी में दीन-ए इलाही की स्थापना किया जाता है। भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, अकबर के काल में गठन हुआ था। कब गठन हुआ था, तो 1600 ईस्वी में गठन हुआ था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1576 में बिहार और बंगाल को मिलाया था। किसको हरा के, तो दाऊद खां को हरा के बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इस युद्ध की मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर ने लड़ा था। चलिए जहांगीर से देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न है। 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा शुरू की गई थे, तो जहांगीर ने शुरू की थी। जहांगीर ने खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया, हॉकिंस को सम्मानित किया था। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया, ये जहांगीर के समय थॉमस रो भारत आया था। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थे, तो जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। पार्चिनकारी यानी पिट्टा ड्यूरा संबंधित है। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना पिट्टा ड्यूरा कहलाती है। यह 66 बीपीएससी का प्रश्न था। शाहजहां और औरंगजेब से संबंधित प्रश्न। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था, कंधार जो अभी अफगानिस्तान में पड़ता है, उस पर प्रशासन को लेकर मुगल शासक और ईरान के शाह के बीच में झगड़े का जड़ था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था, तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था। इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। इतिहासकार थे वो ए.एल. श्रीवास्तव शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, औरंगजेब ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष करने वाला प्रथम मुगल शासक था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को इंगित करता है। मध्यकाल में 22 शब्द का अर्थ लगा निर्धारण का तरीका है। मुगल प्रशासन का मुख्य काजी था, वो मुगल प्रशासन में मुख्य न्यायाधीश था। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था, तो यह सूरत का बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता था। अब आते हैं मुगल कालीन संगीत, चित्रकला और साहित्य के बारे में। इस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। हुमायूं ने कारखाना बनवाया था। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया, अब्दुल समद मीर सैयद अली के द्वारा किया गया था। आईन अकबरी किसने लिखी थी, अबू फजल की लेखन में हुआ था आईन अकबरी। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे, अकबर के राजदरबारी थे। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, अकबर के दरबार में हुआ था। तबकात ए अकबरी, जिसे कई बार अबुल फजल की अकबरनामा से ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है, यह निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। हुमायूं नामा की रचना उनकी बहन गुलबदन बेगम ने किया था।
किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। शेर खान ने यह प्रस्ताव दिया था हुमायूं को। आइन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा आइन अकबरी लिखी गई है। यह कथन किसकी है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। विलियम फिंच का यह कथन है। इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल निर्माण करने के लिए 5 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक लगातार काम किया था। विलियम फिंच। सिख संप्रदाय और मराठा राज। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ये सिख के 10वें गुरु थे और इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज प्रबंध में सहायता करती थी? तो शिवाजी के राज प्रबंध में सहायता किया करते थे। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद मराठा प्रशासन में था। सरंजामी प्रथा संबंधित थी। मराठा भू राजस्व प्रथा सरंजामी प्रथा थी। अब आते हैं मुगल साम्राज्य का विघटन। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था यह मोहम्मद शाह, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। यह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। इसके बाद से ईरान के नादिर शाह मयूर सिंहासन को लेकर चला जाता है। इस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसकी साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से वाराणसी। यह प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि इस जो दिल्ली के चांदनी चौक से पालम तक की जो शासन कहा गया था यह तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद के लिए कहा जाता था कि उसका साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक था। इस प्रकार से इसका उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से हम अभी मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी कंप्लीट कर लिया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छे से करें क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।